1781 वाला ना। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या आएगा, 1781 वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें उनने बहुत सारे प्रावधान पढ़े, ठीक है, कि भाई बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसमें मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उसके अधीन कर दिए गए ना, उसको विधि बनाने का अधिकार भी दे दिया है ना, और भी उनने कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा है ना, और क्या पढ़ा था ना, मतलब उसमें बहुत सारे प्रावधान थे ना, वो कई के लिए थे, कई के लिए थे, जैसा कि मैंने कहा कि भाई 1765 ईस्वी में, कब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि में क्या हो गया, बंगाल बिहार उड़ीसा में राजस्व मतलब दीवानी अधिकार मिल गए, राजस्व प्राप्त करने के अधिकार मिल गए उनको, किसने दे दिए, ब्रिटिश सरकार ने। जब अधिकार मिल गए उनको तो वो क्या करने लगे, वो कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे भ्रष्टाचार करने लगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब रिश्वत लेने लगे, उपहार लेने लगे है ना, और यहाँ के लोगों के लिए क्या करने लगे, वो तमाम तरह की भ्रष्टाचार करने लगे, लूट खसोट करने लगे, ठीक है। तो सरकार ने कहा, ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि भाई ये कंपनी तो ऐसे घाटे में जा रही है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने क्या करा, जो कंपनी के लोग थे ये कर लेकर के राजस्व ले लेकर के वो यहाँ इंग्लैंड से आते और यहाँ से माला माल होकर के चले जाते, और उधर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो घाटे में जा रही थी, और दूसरा वो युद्ध करना पड़ रहा था, उससे पैसा बर्बाद हो रहा था, तो आर्थिक स्थिति डबाडोल हो गई कंपनी की डबाडोल हो गई, तो कंपनी ने कहा एक प्रस्ताव भेजा इंग्लैंड में, तो भाई हमें पैसा और दो, ठीक है, तो पैसा भेजो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कर्मचारी तो धमदार पैसा वाले को मिल रही है, अधिकारी कर्मचारी को कंपनी डूब रही है, ऐसा क्यों, फिर उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट दिया 1773, उसमें रिश्वत लेना, उसमें यहाँ के लोगों से उपहार लेना, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, ये सब क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। कोई भी व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, वो क्या कर लेगा, प्रतिबंध है, ऐसा नहीं करेगा, अगर ऐसा करा तो दंड दिया जाएगा, ठीक है। और व्यापार के जो अधिकार थे, कंपनी क्या करते थे, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार करने लगते थे, वो सारा कुछ बंद कर दिया, बोले निजी व्यापार कोई नहीं करेगा, केवल कंपनी ही व्यापार करेगी, ठीक है, ऐसे अधिकार कर दिए। दूसरा मतलब ये कह सकते हैं पहली बार कंपनी को इस अधिनियम के तहत प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करने की शक्ति दे दी है ना, विचार करने की क्या दे दी, शक्ति दे दी है, ठीक है। और ये भी बताया मैंने कि भाई बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग बना, ये आता रहता है क्वेश्चन है ना, ठीक है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार बनाई गई कि वहां का जो गवर्नर था और अपनी काउंसिल है ना, परिषद होती थी है ना, परिषद की सहायता से क्या संयुक्त मिलकर के सत्ता को चलाते थे है ना, ऐसा भी बताया, ठीक है। और क्या बताया था, चलो अब यहां से स्टार्ट होता है, चलो छोड़ो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कौन सा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब होता है स्थायी बंदोबस्त है ना, मतलब बंदोबस्त कानून है ना, सेटलमेंट करना मतलब क्या करना, जैसे पुराना कानून कौन था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, तो उसमें कुछ कमियां होंगी, उसमें कुछ मिस्टेक होंगी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या लिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, कौन सा, 1781 वाला है ना। इसमें दो लाइन है और कुछ नहीं है, ज्यादा लाइन को तो बहुत सारी लाइन, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे बोले ना, कोई खास नहीं है, ठीक। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1781 लाया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें इस कानून के तहत क्या करा गया, गवर्नर जनरल और उसकी कानून और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है ना का जो क्षेत्राधिकार का, समझना रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था उससे बरी कर दिया, बोले ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ना तो क्या आएगी, गवर्नर जनरल आएगा, ना ही उसकी परिषद आएगी, वो कुछ भी करता रहे, सुप्रीम कोर्ट उसमें हाथ नहीं लगाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, ठीक है। और क्या करा, और इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा को विधि बनाने का राइट किसके पास दे दिया, कलकत्ता को है ना, कलकत्ता प्रेसिडेंट को दे दिया ना। तो ये 2-3 सुधार करे उसमें, ठीक है, और इस कारण एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया ना। इसमें लिख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा, 1781 है ना, 1781 है ना। अब इसको, ठीक है, मतलब 1781 में जो संशोधन किया गया ना, रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा, 1773 की कमियों को है ना, की कमियों को दूर करने के लिए,
दूर करने के लिए ना, के लिए कौन सा लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1781 लाया गया ना। इसी को बंदोबस्त एक्ट अधिनियम कहते हैं ना, बंदोबस्त अधिनियम है ना, बंदोबस्त अधिनियम, अधिनियम है, बंदोबस्त अधिनियम कहते हैं, ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटल ही तो करा, सेटलमेंट 70 ठीक है। क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है। क्या प्रावधान थे? तो दो एक प्रावधान अपन देखेंगे इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रावधान, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, वो बढ़ गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1777 में। अब उसमें जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को, मतलब उसके क्षेत्राधिकार से अलग हटा दिया गया। समझ में आ गया? किसके से? किसके? इस एक्ट के तहत है ना, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे इस कानून के तहत, इस कानून के तहत, ठीक है। किसको? गवर्नर जनरल को ना, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल, उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त और बरी रखा गया ना, बरी और मुक्त रखा गया ना, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया, फ्री, मुक्त कर दिया गया, ठीक है। दूसरा मैंने कहा भाई, ये जो बंगाल कलकत्ता प्रेसिडेंटी थी ना, कलकत्ता प्रेसिडेंटी इसीलिए ना, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंटी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, ठीक है, के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया, विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया, ठीक। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। इस एक्ट के तहत एक और देख लो, राजस्व वसूल करते थे उनको भी क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से उसको भी बात करती है, ठीक है। राजस्व संबंधी मामले है ना, कौन सा? तीसरा पॉइंट, राजस्व संबंधी मामले है ना, मामले या राजस्व वसूल करने के ना, करने के, राजस्व वसूल करने के ना, राजस्व वसूल करने के मामले ना, सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया ना, ठीक है। ये तीन प्रावधान के कहने एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, बंदोबस्त अधिनियम, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट है ना। तो ये एक्ट कह के लिए आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1781 कह के लिए आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी है ना, जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से आया, ठीक है। ये इसमें ये संशोधन किसमें किया? रेगुलेटिंग एक्ट में किया। तो ये बंदोबस्त अधिनियम है ना, इसको क्या बोले? बंदोबस्त अधिनियम ना, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी ये क्या हो गया? लागू हो गया। मतलब ए और ए एक ही नाम है, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया क्योंकि इसकी खामियों को दूर करने के लिए लाया गया, ठीक है। क्या था इसमें? मैंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है ना, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिलिंग है ना, वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से उसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया गया, और कुछ भी कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं है ना, हम इसमें इनके मामले में नहीं आएंगे ना।
दूसरा जो कलकत्ता प्रेसिडेंटी थी ना, उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, कलकत्ता प्रेसिडेंटी मतलब कलकत्ता में कौन, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल क्या करेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी क्या करेगा, विधि बना सकता है। ठीक है, दूसरा राजस्व संबंधी मामले, इससे भी, और वसूल करने के मामले, इससे भी कि भाई कितना राजस्व वसूल करना है और कितना लगाना है, कितना वसूल करना है ना, ये भी सारे मामले क्या है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से बाहर रख दिए ना। तो और ये विकास क्रम है, इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 का, इसमें इस एक्ट में क्या करा गया, देखो ये एक्ट आ रहा है तो संविधान विकासित हो रहा है। अब ये एक तरह से, अब देखो ये एक तरह से जब संविधान बनेगा तब ये छोटे छोटे करके इनमें से जो सही चीज होगी वो उसमें संविधान में डाल दी जाएगी। ठीक है, परमानेंट डाल दी जाएगी ना। तो होता क्या है, ये पिट्स इंडिया एक्ट आया 1774 ईस्वी में ना। इसके लिए क्या करा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। ठीक है, तो शासन कर रही थी तो उसको, उसके दोनों मामले अलग कर दिए। कौन कौन से, व्यापार और राजनीतिक। राजनीतिक सत्ता के मामले और व्यापारिक मामले दोनों ही अलग कर दिए एक दूसरे से। और ब्रिटिश शासन ने क्या करा, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, दोहरा शासन लगा दिया। दोहरा शासन का मतलब है, दोहरा शासन का मतलब है दो तरह का, एक व्यापारिक मामले अलग बोर्ड देखेगा और राजनीतिक मामले अलग बोर्ड देखेगा। ठीक है, दो बोर्ड बना दिए ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, व्यापारिक मामलों को सुलझाता था। ठीक है, वो उसके लिए जिम्मेदार था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, वो उसके लिए जिम्मेदार था ना। ठीक है, कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना, वो कंपनी व्यापार करती थी, उसके में वो हस्तक्षेप की नीति अपनाता था। कंपनी कैसा भी व्यापार करती रहे, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया ना। कंपनी के अलावा कोई व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करता है तो उसके लिए कौन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ना। कंपनी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था वो ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे, हाँ, फिर आगे क्या था, जैसे मैंने कहा एक परिषद बनाई गई, कब, रेगुलेटिंग एक्ट में ना, बंगाल प्रेसिडेंटी में एक परिषद बनाई गई और परिषद में गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य बैठते थे। एक सदस्य की कटौती कर दी इसमें। कौन सी में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक सदस्य की उसमें कम कर दी, कटौती कर दी। दूसरा, परिषद के जो निर्णय होते थे ना, गवर्नर जनरल बाध्यकारी नहीं था ना, कि भाई परिषद जो भी निर्णय ले तो गवर्नर जनरल भी उसको माने है ना, तो गवर्नर जनरल इसके लिए बाध्यकारी नहीं था ना, समझ में आ रहा है। इसमें कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, मैंने कहा कि भाई कंपनी के जो कर्मचारी थे ना, रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सब बंद कर दिया गया। इसमें भी यही करा, उपहार, कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं अगर उपहार लेंगे तो वो क्या करेंगे, कंपनी में भ्रष्टाचार करेंगे। उपहार के बाद जो रिटर्न देना होगा तो कुछ तो देना होगा उसे, समझ आ रहा है। जैसे कौन कहे तो, जैसे कोई बड़ा नेता है, अच्छा है, उसकी ख्याति अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्राइवेट कंपनी आई उसे गिफ्ट दे दी। गिफ्ट क्यों दी, कंपनी को कहीं तो फायदा हो रहा होगा, वो नेता क्या करेगा, कहीं ना कहीं उसको छूट दिलवाएगा। 10 लाख की दी है तो 50 लाख की छूट दिलवाएगा, ये मान लो, और इसीलिए ये गिफ्ट देते हैं। तो कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दी। इसमें क्या प्रावधान थे, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, व्यापारिक कार्य ये, अब इसके लिए उसने द्वैत शासन लागू किया ना, द्वैत शासन है ना, क्या कर दिया, द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन लागू किया, द्वैत शासन लागू किया। इसमें 2 बोर्ड बनाए ना, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। ठीक है, निदेशक बोर्ड क्या बनाया, निदेशक बोर्ड। दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कितने 24 सदस्य होते थे ना, कितने सदस्य, 24 सदस्य होते थे। ठीक है, दूसरा जो बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, नियंत्रक बोर्ड है, नियंत्रक बोर्ड बनाया। ठीक है, ये था निदेशक बोर्ड।
निदेशक बोर्ड, ऐसे बनाए गए। ठीक, इसमें जो नियंत्रण बोर्ड था ना, तो उसमें कितने, एक बार इसका गठन किया गया और इसमें 6 सदस्य थे। कितने, एक बार गठन किया गया इसका, कितने, 6 सदस्य होते थे। ठीक है, पूछना जाए इसका कार्य क्या था, तो ये व्यापारिक मामलों के लिए जिम्मेदार था। ये क्या के लिए, ये राजनीतिक मामलों के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, क्या के लिए, ये व्यापारिक मामलों को के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, ये क्या कि ये राजनीतिक मामलों को देखता था ना। ठीक है, राजनीतिक मामलों को देखता था ना। ठीक, इस प्रकार से द्वैध शासन लागू हुआ। फिर क्वेश्चन आता है, कंपनी ने कहे कि व्यापारिक मामले कौन से, जैसे ब्रिटेन के कोई व्यक्ति आए व्यापार करने के लिए तो उन मामलों को देखता है। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे ना, उनके लिए कंपनी के व्यापार में इसे हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, पूर्ण अवधारक करनी, कहे के लिए कंपनी कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कंपनी के व्यापार के लिए, कंपनी के व्यापार के लिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई से। ठीक है, अपनाई की नीति अपनाई है ना। ठीक, उधर अगर देखा जाए तो ना नियंत्रण बोर्ड है ना, जैसे कि मैंने कहा वो सरकारी नियंत्रण में वृद्धि नियंत्रण बोर्ड है ना। ठीक, और इसी एक्ट में मैंने कहा कि गवर्नर जनरल की क्या, एक गवर्नर जनरल होता था, 4 उसके परिषद में सदस्य होते थे। अब कितने कर दिए, 3 कर दिए ना, कितने कर दिए सदस्यों की संख्या ना गवर्नर जनरल की। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे ना, अब लाइन मान खींच रहे हैं तो मैंने बेसिक बता दिया भाई इसमें ये होगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या घटा करके संख्या 4 से कितना कर दिया, 3 कर दिया, 3 सदस्य कर दिए। ठीक है, 3 कर दिए। ठीक है, और क्या था प्रावधान इसमें, अंग्रेज अधिकारी है ना, अंग्रेज अधिकारी जो कर्मचारी होते थे उन पर अवैध कार्यों को लिए मुकदमा चलाने के लिए कहां पर, ब्रिटेन में एक न्यायालय बनाया गया। समझ में आ रहा है, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों के पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक न्यायालय बनाया गया। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्यों के लिए ब्रिटेन में क्या बनाया गया, न्यायालय बनाया गया। ठीक है, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट था वो तो कंपनी और उसके जो अधिकारी थे ना, कर्मचारी थे, उनको तो मुक्ति कर दिया उसने। ठीक है, तो अब ये अगर अवैध कार्य करेंगे तो अब इनका सुनवाई कहां होगी, ब्रिटेन में जाके। यहां नहीं सुनवाई होगी, यहां करते रहो ऐसो आराम, वहां पर सुनवाई होगी। ठीक है, और क्या था इसमें, इनफ है। ठीक है, ये कौन सा हुआ, 1784। अब अपन देखते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें इतना ही काफी है, कोई खास नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्ट ने पिट्स इंडिया एक्ट है ना, कब आया, 1784 ईस्वी में आया ना। तो 1784 ईस्वी में आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे, दोनों को अलग कर दिया और इसके लिए 2 बोर्ड बनाए गए ना। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। निदेशक बोर्ड जो व्यापारिक मामलों को देखता था, दूसरा था नियंत्रण बोर्ड। नियंत्रक बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे, उसमें एक बार गठन हो गया, 6 सदस्य होते थे और वो राजनीतिक मामलों को देखता था। ठीक है, इसी प्रकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या, व्यापारियों को देखता था, व्यापारिक मामलों को देखता था, लेकिन कंपनी के व्यापार में वो हस्तक्षेप की नीति अपनाते। ठीक है, अपनाते थे।
फिर मैंने कहा इसमें इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती थी ना, कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें कितने रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कितने 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल संयुक्त सत्ता का उपयोग करते थे। इसमें कम कर दिया एक, है ना, उसकी काउंसिल में एक सदस्य कम कर दिया, 3 कर दिया। दूसरा, अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो अवैध कार्य करते थे उनके लिए एक न्यायालय बनाया गया कहां पर, ब्रिटेन में ना। तो ये सारे प्रावधान कैसे पिट्स इंडिया एक्ट में थे ना। इसके बाद कौन सा आएगा, एक्ट 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम, ठीक, 1786 का। तो 1786 के अधिनियम में ना होता क्या था, जैसे गवर्नर जनरल है वो क्या करता था, क्या करता था, विशेष परिस्थितियों में वो है अपनी परिषद के जो निर्णय होते थे ना, निर्णय होते थे उनको रद्द कर सकता था। समझ में रहा है, कौन सा, 1786 का अधिनियम, 1786। मैंने कहा गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था, ठीक है। उन निर्णयों को लागू करने का अधिकार किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास था, ठीक है। और इसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दे डाली है ना। तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, कौन था, कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस को क्या सेनापति की शक्तियां मिल गई ना, मतलब उनको कह सकते हैं वो केंद्रीकरण कर दिया गया ना, शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है। कुछ कम प्रावधान थे विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल है ना अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था, ठीक है। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल। अपनी परिषद की निर्णय है ना, अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने, है ना, लागू करने ना के अधिकार प्रदत्त किए गए, के अधिकार प्रदत्त किए गए, ठीक है। ये अधिकार मिल गया ना, क्योंकि तो परिषद जरूरी थोड़ी है कि सही निर्णय दे, तो कभी कभी परिषद अगर गलत निर्णय देती थी तो क्या कर सकता था, गवर्नर जनरल उनको रद्द कर सकता था और अपने खुद के निर्णय लागू कर सकता था, ठीक है। और दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां नहीं दी ना। दूसरा प्रावधान क्या था, ये जी लिख रहा हूं ना, गवर्नर जनरल को प्रमुख सेनापति ना, प्रधान सेनापति की शक्ति दे जा रही, प्रधान सेनापति की शक्ति दे दी, शक्ति प्रदान की गई है, प्रदान की गई, ठीक है, ठीक है। गवर्नर जनरल को क्या कि प्रधान सेनापति की शक्ति दी थी ना। उस समय कौन था, कॉर्नवालिस था ना, कॉर्नवालिस, हाँ कॉर्नवालिस है ना, कॉर्नवालिस बोलते हैं उसको, कॉर्नवालिस है ना, उस समय कॉर्नवालिस था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। मतलब ये शक्ति करके प्रधान सेनापति किसको बना दिया, गवर्नर जनरल को बना दिया गया, मतलब एक तरह से केंद्रीकरण कर दिया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण मतलब एक सत्ता के केंद्र के हाथ में पहुंचा देना ना, ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना मतलब सत्ता को छोटी छोटी संस्थाओं को दे देना ना। जैसे पुण्य क्या दे रखी है, पुण्य क्या भाई, चुनाव के तरीके होते हैं ना, एक तो लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है और क्या होता है, फिर नीचे जाएंगे सरपंच जी के होते हैं ना, क्षेत्रीय स्थानीय चुनाव होते हैं। तो ये क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, कुछ सत्ता उनके हाथ में दे दी भाई कि तुम भी कुछ कर सकते हो ना, अपने क्षेत्र में अपने अनुसार उनका यूज कर सकते हो ना। 1793 का चार्टर, चार्टर किसके समय था, कॉर्नवालिस है ना, कॉर्नवालिस के समय, किस समय ना, कॉर्नवालिस के समय, ठीक है। इसमें कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, देखना रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, यहां से यहां तक देख लो 20 वर्ष हो गए, ठीक है। अब ये एक्ट कैसे 20-20 वर्ष के बनेंगे,
ठीक है। तो इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को क्या पहला प्रावधान था, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो बढ़ा दिए के लिए अगले 20 वर्ष के लिए ना। तो अभी एक्ट आएगा तो संशोधन के लिए आ सकता है, लेकिन अब नया एक्ट आएगा वो कब आएगा, 20 वर्ष बाद आएगा ना। ठीक है। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य ना, अपन कह सकते हैं नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे, अधिकारी कर्मचारी थे ना, उनको वेतन भारतीय राजस्व से मिलने लगा। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी प्रावधान, ऐसी व्यवस्था की जाए कि भैया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं ना, अधिकारी हैं, उनको वेतन कहां से मिले, भारतीय राजस्व से मिले, है ना। ऐसा प्रावधान किया गया। इसमें लिखित विधियों का वर्णन किया गया ना, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, कानूनों की व्याख्या की गई है ना न्यायालयों के द्वारा। मतलब अपन ये कह सकते हैं कानून की व्याख्या करने का अभी भी देखें तो अधिकार किसके पास है, न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है। तो कानून की व्याख्या करने के लिए इसको अधिकार दे दिया, न्यायालय को दे दिया इस प्रावधान के अंतर्गत, इस मतलब एक्ट के अंतर्गत, है ना। समझ आ रहा है? तो यही तो विकास है, यही तो संविधान का विकास हुआ। इसके अलावा चलो ये 2-3 प्रावधान है, इनको लिख लीजिए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फर्स्ट प्रावधान है कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को ना कितने 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है ना। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर मैंने कहा कि भाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, उसके जो सदस्य थे ना, कंपनी के बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य ना, कर्मचारियों, राजस्व कहां से मिलने लगा, सॉरी वेतन कहां से मिलने लगा, भारतीय राजस्व से, है ना। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे कंपनी नियंत्रण बोर्ड, है ना, सदस्यों एवं कर्मचारियों पर कर्मचारियों की वेतन कैसे दिए गए, वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया, ठीक है, देने का प्रावधान किया। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। चौथा प्रावधान है लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई ना। चौथा जो प्रावधान है ना, कानूनों की व्याख्या करने के लिए किसको अधिकार दे दिया गया, न्यायालय को दे दिया गया। कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालयों को, न्यायालयों को दे दिया गया। 1793 का जो प्रावधान था ना, वो चार्टर था ना, कौन सा था, कार्नवालिस के समय आया था, है ना। कार्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त का जनक, है ना। कार्नवालिस को स्थानीय प्रशासन का जनक बोलते हैं ना। समझ रहा है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो 1793 रैयतवाड़ी और ये स्थायी बंदोबस्त सेटलमेंट है ना, ये सब हुआ था एक्चुअली उस समय। तो कंपनी को व्यापार का अधिकार किसने 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए। इसमें नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे ना, और जो कर्मचारी थे, उनको अब राजस्व और को वेतन कहां से मिलने लगा, भारतीय राजस्व से मिलने लगा। इसमें विधियां थी, लिखित में विधियां थी, उनकी नींव प्रशासन की नींव रखी गई उनके द्वारा, ठीक है। प्रशासन वाले कैसा होना चाहिए ना, उसमें इस कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया गया, न्यायालय को, कोर्ट को दे दिया गया। भाई ये कानून सही है कि गलत है ना, उसको कोर्ट को दे दिया गया ऐसा अधिकार, है ना, ठीक है। और कार्नवालिस के समय जैसे मैंने कहा स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई है ना, स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। ये जनक बोलता है, ये इसको बोलते हैं क्या, कार्नवालिस को जनक बोलते हैं ना। कार्नवालिस को ही क्या बोलते हैं, हेलो, नागरिक सेवा का जनक। समझ में आ रहा है। 21 अप्रैल 1793 ICS है ना, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना हुई। किसके समय, कार्नवालिस के समय हुई, ठीक है। कार्नवालिस कोड बनाया इसलिए ना, 21 अप्रैल 1793 में भारतीय नागरिक सेवा
की नागरिक सेवा मतलब आईसीएस की स्थापना किसने? लॉर्ड कार्नवालिस ने की है ना, लॉर्ड कार्नवालिस ने की है ना। और इसीलिए इसको आईसीएस का ना नागरिक सेवा का जनक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। किसका? नागरिक सेवा, भारतीय नागरिक सेवा का जनक, ठीक है। और इसीलिए 21 नागरिक सेवा दिवस है ना, नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। दिवस मनाते हैं, ठीक है। कुछ प्रावधान है, एक दो, उसका मतलब भी निकलता है।